मैं जरा तारिक भाई को शामिल करूं। तारिक भाई, कोई इसमें से कुछ निकलेगा इस चीज़ में से जो अख्तर मेंगल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया है, या फिर चंद दिन बाद दोबारा से हमें ये खबरें सुनने को मिलेंगी दोबारा एक हो गए? देखिए, मुझे लगता नहीं है जमील भाई कि अब सरदार अख्तर मेंगल साहब के पास सियासी तौर पर इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि वो जाके हुकूमत के बाज़ाब्ता इत्तेहादी होने का दोबारा अनाउंसमेंट करें। अच्छा। आज को लगभग 2-2.5 घंटे में उनके साथ मुलाकात रही है, इंटरव्यू भी मैंने उनका किया। राइट। काफ़ी बातें हुई हैं। अच्छा। एक तो ये कुछ कि हमारे साथ भी शेयर कर दें ताकि हम ये भी, मैं आपको बताता हम हूँ। भी एक चला तो दें। सादिक संजरानी साहब को टास्क मिला है, वो उनसे राब्ते भी कर रहे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त सरदार अख्तर मेंगल साहब तकरीर करने जा रहे थे, उससे पहले भी जी आखिरी वक्त तक उन्हें मनाने की कोशिश करती रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि बाबर रहमान साहब ने, ये जो मेरी इत्तलात हैं उसमें ये तक कहा कि आप इंतज़ार कर लीजिए, इमरान खान साहब जब तक वापस नहीं आ जाते उस वक्त तक इंतज़ार करें। उससे 2 दिन पहले, यानी एक तो सरदार साहब ने 1 दिन पहले अनाउंसमेंट करनी थी, उन्हें मौका नहीं मिल सका असम्बली में तकरीर करने का जिस दिन बिलावल साहब ने तकरीर। उससे 2 दिन पहले असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, कासिम सूरी साहब ये गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने पेपर उठाया, इनके सामने रखा कि उन्होंने कहा कि ये पॉइंट्स हैं जो हमारे आपके हुए थे, इसमें से किसी के ऊपर अगर 20% भी अमल दरामद हो गया तो उस पर टिक कर दें। अच्छा। हुकूमती टीम किसी एक नुक्ते के ऊपर भी टिक नहीं कर सकी। ये तो सूरत हाल। राइट। अब कुछ निकलेगा? दो साल के अंदर या 22 माह के अंदर उनके जो डिमांड्स हैं, वो चीज़ें जो पूरी नहीं हुई, उसमें अगर अब मिसिंग पर्सन वाला मामले को एक साइड पे भी रख दें जी, इसके तो अलावा जो बहुत सारे बाकी जो मामला 5 नुकात हैं जी, तो उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि जाके एक फ़ोटो सेशन हो जाए, बातचीत हो और उनको कहें जी हम ये कर लेंगे, जब तक प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नहीं होंगी सरदार अख्तर मेंगल साहब वापस नहीं जाएंगे। उनके राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन के साथ। 20 तारीख को उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात होने जा रही जी है। हाँ, जी वो हाँ। एपीसी में शिरकत करने के लिए जा रहे जी। हैं। अभी तक वो अपोजिशन के हवाले से उन्होंने ये अनाउंसमेंट नहीं की कि वो अपोजिशन का बाज़ाब्ता हिस्सा होंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद बेंचों पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, आइंदा भी आज़ाद बेंचों पर बैठेंगे, लेकिन जो हुकूमत की जो इक़दामात हैं बिलखुसूस खासे वो बरहम है। इमरान खान साहब ने जो 18वीं तरमीम के हवाले से और NFC के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में बातें की हैं, हुकूमत की जानिब से कुछ और ऐसे स्टेप उठाए गए और अपोजिशन की जानिब से कुछ और उनकी जानिब मोहब्बत दिखाई गई, बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई गई। तो कोई चीज़ ऐसी मुझे नज़र नहीं आती कि सरदार अख्तर मेंगल साहब का झुकाव अपोजिशन की जानिब बढ़ता चला जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ उनके जाने के रास्ते जो है वो मुझे कोई होता रोशन हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाफिज तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर गेस्ट पैनलिस्ट मलिहा काफ़ी देर से तवक्कुफ किए हुए। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन सभी पैनलिस्ट से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, और सवाल ये है कि अवाम, निज़ाम और सरकार, ये 3 चीज़ें हैं जब मिलती हैं तो तर्ज़ हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, इनको साथ चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि सरकार बेचारी हमेशा अपनी हुकूमत बचाने में लगी रहती है और अवाम और निज़ाम तमाशा देखते रहते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा ने काफ़ी देर से तवक्कुफ़ किया हुआ था। मलिहा, ये मामला हो चुका है और जिस तरह हाफिज़ तारिक भाई अभी फरमा रहे थे कि उनको नहीं लगता कि अख्तर मेंगल साहब इस सारे मामले पर अब पीछे हटने वाले हैं। सरदारी साहब से उनकी टेलीफोनिक बातचीत हो चुकी है। पंजाब के अंदर एक नया ब्लो बनने जा रहा है। अब सबको पता है कि वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है और एक MPA वहाँ पर नाराज़ हो चुके हैं, वो अपने लोग इकट्ठे कर रहे हैं। ये आज सुबह की खबर है। तो अगर ये होता है और मज़ीद इत्तेहादी शामिल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत के पास अभी बाकी इत्तेहादियों को मिलाकर नंबर्स अच्छे हैं। गवर्नमेंट को कोई ख़तरा अभी फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन अगर PMLQ, MQM, दीगर इंडिपेंडेंट्स वो हटते हैं या BAP वो अपोजिशन की तरफ जाते हैं, फिर तो मसला हो सकता है। मलिया जी जमील, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये BNP वाले BAP को भी अभी तक अपने साथ नहीं मिला सके। BAP भी इनके साथ इन डिमांड्स के साथ नहीं खड़ी हुई।
और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ बीएनपी की तारीख में कि ये नाराज़ हुए हों किसी हुकूमत से। हर बार ये नाराज़ होते हैं और थोड़ी बहुत नेगोशिएशन होती है, थोड़ी बहुत आपस में बातचीत करके डायलॉग करके मसला हल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि माजी में जो डायलॉग्स होते रहे और जो कंसेशंस हुकूमत से लेने की कोशिश की गई, क्या वो बलोच अवाम के लिए थे या इन बलोच सरदारों के लिए थे जो कि पॉलिटिकल फिगर्स हैं वहाँ के। और फिर ये कि फेडरल हुकूमत, चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर कहा भी जाए कि इन्होंने 2 साल में इनके जो रिजर्वेशंस थी, इनकी जो डिमांड्स थी, वो पूरी करने में नहीं वो कामयाब हो सके, तो क्या लोकल बलोच लीडरशिप पिछले 40-50 साल में कामयाब हुई है बलोच अवाम की कोई एक भी डिमांड पूरी करने में? सवाल तो ये है। और जो आज की ऑपोजिशन है जमील, याद रखिए कि ये कल तक की हुकूमतें थी। ये पिछले 40 साल बारी बारी हुकूमत करती रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग, और अगर पिछले 40-50 साल हुकूमत में रहकर ये इनके मुतालबात पूरे नहीं कर सकी और ये लोकल बलोच लीडरशिप खुद भी अपनी अवाम के मुतालबात पूरे नहीं कर सकी पिछले 40-50 साल, तो 2 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद रखना कि फौरी तौर पर ये 6 नुकात जो इनके पूरे हो जाते, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी एक अनरीजनेबल किस्म की बात है। मेरा इसमें तज्जिया अगर आप पूछें तो ये है कि इस वक्त चूंकि वो कहते हैं ना लोहा गर्म देखकर चोट करना, सो इनको ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोहा गर्म ना होने देती ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी तो एक बड़ा अलमिया है ना। बिल्कुल अलमिया, सबसे बड़ा, तो नाराज करते रहते हैं वो, पब्लिक को भी नाराज कर देते हैं। अच्छा, इत्तेहादी तो एक साइड पे रह गए, मैं तो चूंकि अवाम की तर्जुमान हूं तो मैं तो कहती हूँ कि अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खुश रख लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इत्तेहादी क्या कह रहे और अपोजिशन क्या कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलें कोविड क्राइसिस तो एक तरफ, लेकिन अभी तक इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हम जिस मीडिया पर हम आप बैठे हैं, यहाँ पर ये कोई इफेक्टिव मीडिया स्ट्रेटजी नहीं ला सके अभी तक। ये 2 रुपए का काम करके आधे रुपए का भी नहीं बेच पाते, जबकि माजी की हुकूमतें 2 रुपए का काम करके 2000 रुपए का बेचती थी। सो ये तो नाकामी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिस पे खान साहब को बहुत काम पब्लिक को ये भी कह देना कि पब्लिक तो जाहिल है, चाहे वो लाहौर से ताल्लुक रखती है। अच्छा, खैर मेरा भी ताल्लुक लाहौर से लेकिन मैंने बहुत सारे तुम्हारे दोस्त हैं बड़े नाराज हैं इस जुमले के ऊपर, चाहे जितनी माफी मांग ली जाए। नहीं, इसमें वैसे मुझे नहीं समझ आती कि नाराजगी की क्या बात है। हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद इनडिसिप्लिन्ड कह सकती थी कि इनडिसिप्लिन्ड लोग हैं, से अल्फाज अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद उन्होंने खैर वापस भी ले लिए अपने अल्फाज, लेकिन उनका जो मकसद था बात की जिस्ट बिल्कुल दुरुस्त थी। मैं 100% डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की उस बात से मुत्तफिक हूँ कि लोग इस कोविड क्राइसिस को क्राइसिस समझ ही नहीं रहे ज्यादा, और ऊपर से ये कि 22 करोड़ नहीं, अब आप ये ज्यादती कर रही हैं, लोग तो नहीं समझ रहे, जिन्होंने अब इक़दामात करने हैं वो भी नहीं समझ रहे। अब हम पिछले 4 महीने से मुसलसल एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, वो उसके ऊपर मैं बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम भी कर चुका हूं। मलिया, एसओपी इंप्लीमेंटेशन तो चलो हुकूमत नहीं करानी होती, लेकिन अवाम को भी देखें, जब रिस्पॉन्सिबल्स कंफ्यूज्ड हो कि ये फ्लू है या नहीं है, नहीं अच्छा फ्लू है, ये कोविड है या नहीं, तो है। देखें उसकी सीरियसनेस का थ्रेशोल्ड, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है। फिर मास्क लगाना है नहीं लगाना है। जब शहबाज गिल साहब जैसा बंदा ट्वीट कर देता है कि मीडिया पे जो लोग मास्क लगा के रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये पैनिक फैला रहे हैं, और अब आप लोग वही चीज एनफोर्स कर रहे हैं कि जिसने नहीं पहना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दैट्स समथिंग अनरीजनेबल। इसके ऊपर बात बनती है। भैया आपने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया। मैं जमालदीनी साहब की तरफ जाता हूँ। जमालदीनी साहब, ये वैसे इल्ज़ामात नहीं है, इसमें कुछ हक़ायक़ भी हैं। बलूचिस्तान के लोग भी, उनमें सरफराज बुगटी साहब भी शामिल हैं और वहाँ की पब्लिक भी शामिल है। मैं वहाँ गया तो वो अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ के जो सरदार हैं उनके घर तो F6 F7 इस्लामाबाद के अंदर हैं, वो 5 साल में तो कभी 1 दफ़ा 2 दफ़ा चल के नहीं आए, हुकूक वो बलूचिस्तान के मांगते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है ना सर? मोहतरम, अगर इसका जवाब आपने सुनना है तो मुझे जो है ना 2-4 मिनट दें और आप इंटरप्ट ना करें। यस प्लीज़। पहली बात तो ये है कि देखें ना, हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की खातिर जब से पाकिस्तान बनी है इस तरह की प्रोपेगेंडा करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ना, एक मतलब ये बताऊँ कि रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के लोग जो है ना कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आखिर उनके जो है ना नेशनल असम्बली के मेंबर, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर, सेनेटर्स जो यहीं से होके गए थे वो बागी बन गए और उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम करने से जो है ना इज्तनाब किया। कहते हैं आज के बाद हम यहाँ पे चल नहीं सकते। आज तक उसके लिए कोई कमीशन बनी, कोई इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे है, इन्वेस्टिगेट उन्होंने किया। अब यहाँ पे जो है ना हुकूमतें जैसे कि बनती हैं, बलूचिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत बनी है उसे कहते हैं कंट्रोल्ड हुकूमत, फैब्रिकेटेड हुकूमत। अगर आप जो है ना रोडों से 4 बंदे 6 बंदे चुन के उन्हें हुकूमत दे देंगे तो जाहिर है उनकी जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है,
5, 6, 10, 20 अरब जमा करके उसके बाद जो है इल्ज़ाम लगाना, जैसे कि हमारे कुछ 1-1.5 दर्जन एंकर्स अक्सर जो है ना ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के सरदार लूट रहे हैं, बलूचिस्तान के नवाब लूट रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सरदार अख्तर मेंगल के जो है घर के सामने उसकी कंधों से रोड गुजरती है। ये बात गलत तो नहीं है ना? F7, F11, F6 में जब घर होंगे उधर साल बाद 2 साल बाद एक दफा जाना होगा तो फिर तो ज्यादती होगी ना सर। अब तो बात जो है ना जो बात की गई है आप उसे दोहरा रहे हैं। इस वक्त आप बताएं सरदार अख्तर मेंगल का कोई घर आप बता दें यहाँ पे इस्लामाबाद में बता दें, मेरा कोई बता दे। मेंगल से खुद पब्लिक उनके अपने इलाके की बड़ी नाराज है। नहीं, ये तो बात आप कहते हैं ना, जिन बंदों को आप पालते हैं, जिन्हें जो है ना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपके जो है ना मर्सनरीज होते हैं, उन्हें आप सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो नाराजगियाँ तो होती हैं। अब ये जो जिस बंदे का आपने नाम लिया, इसकी अपनी जो है ना हैसियत, उन्हें वहाँ से कमज़ोर कामयाब करने वाले कौन है, उसके बाद उसके जो है मुतबादिल को कामयाब करने वाले कौन है। देखिए ना, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, पाकिस्तान के जो है मतलब इस वक्त जो है पार्लियामेंट का एक मेंबर होने के बाद सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का। मुझे पता है कि मैं आज गलती कर लूँगा तो कल मुझे अवाम के सामने जाना होगा, वो मेरे से पूछेंगे कि भाई आप क्या करके आए हैं। राइट। और जो बंदे पूछ भी सकते हैं, एक मिनट, जो बंदे जो है ना आप वैसे चुन के लेके आते हैं, उन्हें फौरी तौर पर इख्तियार भी दे देते हैं, विद इन नो टाइम वो जो है ना आए रब पोजीशन में आ जाते हैं, उसे दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि आवाम के सामने उसको जवाबदेह होना ही नहीं है। मैं जो है ना जवाबदेह हूँ, मैं कोई सरदार जमालदीन साहब, फिर आवाम ये भी पूछ सकती है कि जब आप कोalition में आते हैं, या जब आप नाराज होकर दोबारा से गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, जब आप इत्तेहादी बनते हैं, तो फिर आप बनते हैं उसके पीछे भी तो कोई ना कोई इंसेंटिव्स होते होंगे। बगैर इंसेंटिव्स के कोई क्यों किसी की पार्टी का हिस्सा बनेगा या हुकूमत का हिस्सा बनेगा? इसको क्लियर कर दे। पब्लिक तो कहती है कि आप लोग पैसे लेते हैं, पब्लिक ये कहती है। मैं क्लियर करता हूं। आपकी इजाजत से आपका सवाल अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं प्लीज, जी, अवाम उस कंसेशन में अवाम का कितना रोल होता है? बलोच अवाम के लिए आप कंसेशन में क्या मांगते हैं एग्जैक्टली जब आप लोग वापस? मेरे ख्याल में अगर आपने स्टडी की होंगी, अगर 6 पॉइंट और 9 पॉइंट आप स्टडी करके जरा देख ले, उसमें टोटल सब्जेक्ट अगर अवाम के लिए नहीं है, पर्सनली डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी के लिए या सरदार अख्तर मेंगल के लिए, मैं और मेरी पार्टी मलामत। और आज तक जो ना तारीख से मैं बताऊं, तारीखी तौर पे आज तक मैं एक भी इस तरह का सब्जेक्ट लेके नहीं आया हूं जो अवामी न हो, अहले बलूचिस्तान की न हो। मुझे ब्रेक लेना है, एक मिनट ब्रेक के बाद बात को नहीं लगता फिर अगर मुझे ऑफर की गई, हमारे पार्टी को ऑफर की गई कि आप मिनिस्टर बने, और जिसके लिए लोग बावले होते हैं, लेकिन मैंने मिनिस्ट्री और मेरी पार्टी ने मिनिस्ट्री नहीं ली। उसकी वजह यह है कि मुझे फकत अवाम के बुनियादी मसाइल के हल का तकाजा था और जरूरत थी। अदरवाइज पॉइंट आ गया। मुझे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।